नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने मैप के द्वारा। आपको ये इंडिया का मैप, इसके द्वारा कोई भी क्वेश्चंस, जैसे कोई नदियाँ हो, ठीक है, पठार हो, मैदान, पर्वत, वनस्पति, चोटी, ठीक है, कोई सी झील हो, तो इसके अगर हम मैप के द्वारा समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार मैंने आज कुछ नदियों से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं ज्योग्राफी के, तो उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे। जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है यहाँ से दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें आपको सबसे उत्तर में ये सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी दोस्तों ये सतलज नदी, ठीक है, और यहीं से निकलती है पूर्ववर्ती ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। तो 3 इतनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो इस झील का दोस्तों नाम भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, या यूँ पूछ सकता है कि सतलज नदी का उद्गम किस झील से होता है, किस झील के निकट से होता है, तो मानसरोवर झील। ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ज्योग्राफी का, कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से, अभी मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में कौन सी नदी मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर में। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कौन सा देश है दोस्तों, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल जाता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है दोस्तों, सांगपो। लेकिन इसी नदी का हमारे देश में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में दोस्तों इसका दूसरा नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है, जमुना। तो ये आप याद रखना। तो कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी। और हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कावेरी नदी। अब आपको मैं बता देता हूँ कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ ये गिरती है, ठीक है, और क्या है, क्यों इसको दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक से निकलती है। पहली बात, ये क्वेश्चन बन सकता है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक, तमिलनाडु होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और कावेरी नदी दोस्तों, इसको दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सदा वाहिनी नदी है एक, जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, ठीक है। अगर हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है कावेरी नदी को, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, इसको गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर एक कृष्णा नदी के साथ मिलकर एक मुहाना बनाती है। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों को क्या आप अच्छी तरह समझ सकें। मानसरोवर झील से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकल रही हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जमुना के नाम से। और कावेरी नदी जिसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरी गंगा या दक्षिण की गंगा, जो कि कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक, ठीक है, ये तमिलनाडु में होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और मैं आपको कावेरी नदी की एक विशेषता और बता देता हूँ कि सदाबाहिनी होती है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। इस पर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण भी किया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनती है, कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, कावेरी नदी, ठीक है, जो कि कर्नाटक से निकलती है। ये तीनों क्वेश्चन नदियों से संबंधित थे जो मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है।
ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से बहुत सारी नदी गुजरती हैं, जैसे कि श्योक है, जोस्कर है, स्पीति है, सिंधु है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी नदी जो केवल जम्मू कश्मीर से गुजरती है, तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि मानसरोवर झील से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर झील से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख होते हुए पाकिस्तान और ये अरब सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा और दूधगंगा, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इसका जल कहाँ विसर्जित होता है, इसकी क्या विशेषता है। तो कृष्णा नदी मैं आपको बता दूँ, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो दामोदर नदी दोस्तों मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों से होकर के, ठीक है दोस्तों, ये झारखंड से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, दामोदर नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये अवसादों से बनती है, अर्थात जो हिमालयन नदियाँ हैं, जो बर्फवाहिनी होती है, वो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा इस मिट्टी को बदलती रहती हैं, जिससे ये मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता कौन सी मिट्टी के लिए होती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी के लिए। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान पाई जाती है, जिसमें आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, तो ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन सदावाहिनी बर्फवाहिनी नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा मृदा को परिवर्तित कर देती रहती हैं। और खादर मृदा, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, जड़ों का एक पार्ट है खादर और बांगर। खादर दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा होती है और बांगर दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा शीत ऋतु में अधिकतम, कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अब दोस्तों ये शीत ऋतु की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तो सबसे ज़्यादा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, अरब सागर वाली शाखा, इससे क्या निकलती है? मानसूनी हवा निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट को यहाँ पर वर्षा कराती हैं। लेकिन शीत ऋतु की बात कर रहा है, मतलब कि लौटते हुए मानसून। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून में यहाँ से बंगाल की खाड़ी से एक शाखा निकलती है, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कराती है, उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में, ठीक है दोस्तों, कोरोमंडल तट पर, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के निकट। अगला क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मतलब भारतीय क्षेत्र की बात कर रहा है कि खनिज पदार्थों, जहाँ से अधिक खनिज पदार्थों का उत्खनन किया जाता हो, जिसमें लोहा, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सभी खनिज आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थों का खनन किया जाता है, उत्खनन, वो छोटा नागपुर के पठार से किया जाता है। और ये पठार दोस्तों रांची, ठीक है, झारखंड में विस्तारित है ये, जिसमें आपका झारखंड वाला कुछ क्षेत्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाला और कुछ क्षेत्र उड़ीसा वाला। तो ये सबसे ज़्यादा रांची, जो कि झारखंड में है, वहाँ पर विस्तारित है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसी से सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थों का उत्खनन किया जाता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर कोयला मिलता है, ठीक है, उसके बाद लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन खनिजों का सबसे ज़्यादा उत्खनन किस पठार से किया जाता है? छोटा नागपुर के पठार से। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, और इसकी एक विशेषता और बता दूं मैं आपको, इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। रूर प्रदेश मतलब सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्ति इसी स्थान से की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? टिहरी बांध, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? अब टिहरी बांध की बात कर रहा है। अब बांध काहे बनाए जाते हैं? नदियों पे। अब भागीरथी नदी पर ये
भागीरथी नदी से ये जल प्राप्त करता है टिहरी बांध। तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम दो नदियों के रूप में होता है, एक तो अलकनंदा और एक भागीरथी। तो अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी दोस्तों, यहाँ पर भागीरथी से भी एक नदी मिलती है, उसको बोलते हैं बीलांगना। ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों? बीलांगना। तो बीलांगना और भागीरथी, इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनता है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी और बीलांगना। ठीक है दोस्तों।